नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो दिल्ली में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो गया। देश दुनिया ने श्री श्री रविशंकर का जलवा देखा। इस जलवे के कई आयाम हैं। अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का श्री श्री रविशंकर और उनके संगठन से नाता है। इस नाते ने यह सवाल बनाया है कि साधु संतों का मोदी सरकार व सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में क्या अर्थ है। भाजपा और संघ परिवार का साधु संतों के साथ समागम स्थायी है। पार्टी यदि हिंदू वोटों की प्रतिनिधि है तो साधु संतों की उम्मीदों की भी प्रतिनिधि है। श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, साक्षी महाराज, महंत आदित्यनाथ से लेकर उमा भारती आदि कई संत साध्वी सत्ता से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। इन सबकी उपयोगिता है। सवाल है, ये सरकार और भाजपा के लिए अधिक उपयोगी है या सरकार इनके लिए अधिक उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक सूत्र में एक छोर पर रामकृष्ण मिशन है तो दूसरे छोर में श्री श्री रविशंकर है। उनके वैश्विक मिशन में श्री श्री रविशंकर की अधिक उपादेयता है। वैसे ये दिलचस्प है कि भाजपा और सरकार के कैनवस में साधु संतों की वैरायटी जोरदार है। इससे साधु संतों में एक प्रतिस्पर्धा बनती है। विजन, आर्थिक हैसियत, जात और ब्रांडिंग के फर्क ने साधु संतों का सत्ता में जो फर्क बनाया है उसके कई अर्थ हैं। मोटी बात यह है कि श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव ने सत्ता और सरकार में जो मतलब बनाया है उसके अनहोने पहलू है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय गणित कैसे ठीक करें। अभी प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई कोर वोट नहीं है, इसलिए पार्टी में इस बात पर मंथन चल रहा है कि किसी एक या दो बड़ी जाति को साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जाए। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि हाल में हुई 2 बैठकों में इस पर विचार हुआ। पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद ब्राह्मण वोटों से है। तभी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को प्रदेश का प्रभारी बनाने या सीएम का दावेदार पेश करने की चर्चा हुई है। हालांकि प्रदेश के कई नेता मान रहे हैं कि शीला दीक्षित के नाम की चर्चा से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये मैसेज जा रहा है कि पार्टी के पास कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा नहीं है, जबकि पार्टी के पास राजेश मिश्रा, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी और सतीश शर्मा जैसे ब्राह्मण नेता हैं। पार्टी फिर से सतीश शर्मा को राज्यसभा में भेज सकती है। राहुल गांधी दलित और मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहे हैं। राहुल से लेकर पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जैसे सभी नेता इसकी राजनीति कर रहे हैं। प्रभारी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने इसका रोड मैप बनाया है। तभी कहा जा रहा है कि राहुल उनको प्रभारी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में पीएल पूनिया और सलमान खुर्शीद की भूमिका बढ़ सकती है। ठाकुर वोटों के लिए पार्टी अमेठी के राजा संजय सिंह को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का साल शुरू हो गया है और इसके साथ ही भाजपा का सिरदर्द भी शुरू हो गया है। चुनावी साल में पार्टी के भीतर जबरदस्त घमासान छिड़ा है, जिससे पार्टी के आला नेताओं को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करना और यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना भी मुश्किल हो रहा है। तभी कहा जा रहा है कि सीएम दावेदार की घोषणा अभी नहीं की जाएगी। पार्टी के भीतर कई स्वघोषित दावेदार खड़े हो गए हैं। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थक सबसे मुखर हैं। उन्होंने योगी को सीएम दावेदार घोषित करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। योगी के समर्थक साधु संतों ने भी उनको दावेदार बनाने की मांग की है। वे अपनी दावेदारी को लेकर इतने गंभीर हैं कि पिछले दिनों कोलकाता के एक कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने उनके बयानों की आलोचना की तो योगी भड़क गए और खेर को वास्तविक जीवन का भी खलनायक करार दे दिया। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और संगठन महामंत्री सुनील बंसल में अलग घमासान है। बंसल ने उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी रैलियों के आयोजन के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं बुलाया। बताया जा रहा है कि वाजपेयी की जगह नया अध्यक्ष बनाया जाना है, लेकिन उसका फैसला भी आसान नहीं है। इन सब के बीच वरुण गांधी अलग अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं। उन्होंने कल अपना जन्मदिन गरीबों के बीच मनाया और उनको आर्थिक सहायता दी। इस साल के राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सामने एक अजीब सी दुविधा पैदा हो गई है। पिछले कई सालों से पार्टी के पास 2 मुस्लिम चेहरे थे और दोनों संसद के अलग अलग सदनों के सदस्य चुने जाते थे। शाहनवाज हुसैन लोकसभा में और मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में होते थे। इसमें तीसरा नाम नजमा हेपतुल्ला का जुड़ा। सैयद शाहनवाज के चुनाव हारने के बाद लोकसभा में पार्टी का कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, जबकि राज्यसभा में नकवी और नजमा के अलावा MJ अकबर भी आ गए हैं। नकवी और अकबर दोनों जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। नकवी का फिर से उत्तर प्रदेश से चुना जाना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अकबर
अकबर को झारखंड से लाने की बजाय मनोनीत किया जा सकता है। हालांकि मनोनीत कोटे में पहले से सलीम खान का नाम चल रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि पद्म पुरस्कारों को लेकर पिछले साल हुए विवाद के बाद उनको राज्यसभा देने का वादा हुआ था और वे अपने जोड़ीदार रहे जावेद अख्तर वाली सीट पर मनोनीत हो सकते हैं। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज हुसैन मध्य प्रदेश या बिहार से राज्यसभा आने की कोशिश में लगे हैं। उनके अलावा जदयू से भाजपा में आए साबिर अली भी राज्यसभा के दावेदार बताए जा रहे हैं। इस साल शाहनवाज, साबिर अली, मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर और सलीम खान दावेदार हैं। इन 5 में से ज्यादा 2 मुस्लिम चेहरे राज्यसभा जा सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन ISIS से किए जाने के बयान पर आज राज्यसभा में सत्ताधारी पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सत्ताधारी पक्ष ने जहां आजाद से इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा, वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरक्षण मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए आजाद के बयान का उल्लेख किया। नकवी ने आरोप लगाया कि आजाद ने RSS की तुलना ISIS से की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आजाद को RSS और देश से माफी मांगनी चाहिए। नकवी ने कहा कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ब्रांड न्यू पॉलिसी है कि आतंकियों को फूलों का गमला और राष्ट्रवादियों पर हमला। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि वो अपने भाषण की CD सदन के पटल पर रखने और सदन के नेता को देने को तैयार हैं, ताकि सत्ताधारी पक्ष के सदस्य और मंत्री इससे सुनकर ये तय कर सकें कि उनकी बात को गलत तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आजाद ने कहा कि संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की यदि उनके भाषण की CD सुनने के बाद उसमें कुछ भी गलत लगता है तो वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती हैं। वो इस प्रस्ताव का सामना करने को तैयार हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या कभी उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा है। आडवाणी की अध्यक्षता वाली लोकसभा की 11 सदस्यीय एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी से इस बात का जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने कभी खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। इस मसले पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस मुद्दे से डील कर लेंगे। दरअसल इस बात की शिकायत पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने और बाद में भाजपा सांसद महेश गिरी ने भी की थी। इसके बाद इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आडवाणी की अगुवाई वाली एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में भाजपा व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही है और लोकसभा अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी की सफाई सुने बिना ही मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जारी किए गए एक ब्रिटिश कंपनी बैक ऑप्स लिमिटेड के कागजों में राहुल गांधी को कंपनी में निदेशक और सचिव के रूप में दिखाया गया है और उनकी नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। शराब कारोबारी उद्योगपति विजय माल्या के देश छोड़कर भागने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या देश छोड़ने से पहले माल्या ने जेटली से मुलाकात की थी। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान विदेश से काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ललित मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को देश से भागने का गेटवे दिया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि भारत सरकार माल्या को सौंपने के लिए ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डालेगी और क्या सरकार बैंक के 9,000 करोड़ रुपए हासिल कर पाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि अगर माल्या 1 मार्च को वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त सचिव से मिले थे तो क्या जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मीटिंग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि क्या जेटली माल्या से मुलाकात को संसद को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि सरकारी अफसर को भी मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर टिप्पणी की जिसमें IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को दस्तावेज वापस लौटाने के खिलाफ अर्जी दी गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी जिसमें हाईकोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लगाए गए आरोपों के दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अधिकारी होने के बावजूद अमिताभ ठाकुर लगातार राजनीतिक याचिकाएं दाखिल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी अधिकारी जनहित याचिका दाखिल कर सकता है, भले ही वो सरकार के खिलाफ क्यों न हो, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठाकुर को दस्तावेज मिलने चाहिए, इसलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका वापस ले ली। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भाजपा की पिछली वाजपेयी सरकार से मोदी सरकार की तुलना करें और साधु संतों के रोल पर सोचे तो मौजूदा सरकार में साधु संतों का निश्चित ही अधिक महत्व है। सरकार से करीबी पर साधु संतों ने अपना महत्व बनाया तो सार्वजनिक विमर्श में अपना एजेंडा भी बनवाया है। इसके कई लाभ हैं और कई खतरे हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन इस बार दिल्ली में किया। कायदे से सरकार का इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन यमुना किनारे हुए इस आयोजन को लेकर जितने विवाद हुए और सरकार ने जैसा स्टैंड लिया, उससे यह संदेश गया कि यह आयोजन सरकारी था। आयोजन से जुड़ा विवाद पर्यावरण का था, लेकिन उसे धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हर पहलू से देखा गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय और हिंदू आयोजन होने की वजह से इसका विरोध हो रहा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इसे एक बड़े फलक पर ले गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को एक साथ मिलाने का प्रयास किया। हालांकि मंच पर सभी धर्मों और करीब 150 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन इस आयोजन से यह संकेत निकला कि यह हिंदू और भारतीय कला संस्कृति का समागम है। इस लिहाज से भाजपा अपने मकसद में कामयाब रही। तमाम विवादों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम में जाना और उसके बाद उनके पार्टी के मुखिया अमित शाह और तमाम शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों का मौजूद रहना इस बात का संकेत था कि सरकार इस आयोजन को प्रश्रय दे रही है। संभवतः इसी वजह से कांग्रेस पूरे आयोजन से दूर रही। उल्टे कांग्रेस नेताओं ने पर्यावरण के नुकसान के बहाने इसका विरोध किया। कांग्रेस के विरोध की वजह से भी अपने आप यह आयोजन भाजपा का हो गया। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर दिखाया कि वे कितने शातिर हैं। वे न सिर्फ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ मंच साझा किया। वे सेक्युलर राजनीति करते हुए भी संवेदनशील मुद्दों पर बहुसंख्यक आबादी को नाराज करने का कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए वे जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी करने वालों का समर्थन करने जेएनयू नहीं गए, जबकि राहुल गांधी ने वहां जाकर धरना दिया। बहरहाल श्री श्री रविशंकर का दिल्ली आकर विश्व सांस्कृतिक महोत्सव करना इस बात का संकेत है कि देश के साधु संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को केंद्र में बनी नई सरकार से क्या उम्मीद है। उन्होंने चुनाव से पहले अपने को नरेंद्र मोदी से जोड़ा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने खुलकर और श्री श्री रविशंकर ने परोक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। इन दोनों के कहने से धार्मिक आध्यात्मिक कामों में लगे लोगों को लोकसभा की टिकट दी गई थी और वे जीतकर सांसद बने। वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर के शिष्य और दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने जेएनयू के मुद्दे पर मामला दर्ज कराया, औरंगजेब रोड का नाम बदलवाया और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर शिकायत की। बहरहाल ये राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यह हकीकत है कि इस सरकार में साधु संतों और गुरुओं को महत्व मिला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि इनमें से किसका क्या अर्थ है और कितना महत्व है। योग गुरु बाबा रामदेव अगर देश के गांवों, कस्बों और शहरों के मध्य वर्गीय लोगों के बीच भाजपा के प्रति सद्भाव बना सकते हैं, तो श्री श्री रविशंकर मोदी के ग्लोबल ब्रांडिंग के काम आ सकते हैं। इसी तरह जहां राजनीतिक लिहाज से ध्रुवीकरण की जरूरत है, वहां योगी आदित्यनाथ से लेकर साध्वी निरंजन ज्योति तक कारगर होंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार और साधु संतों पर चर्चा करेंगे। श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव कई मायनों में मोदी सरकार के प्रामाणिक प्रतिनिधि संत चेहरे हैं। इन दोनों की धुरी पर आध्यात्म है, ब्रांड है, व्यवसाय है, तो अनुयायियों का बल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री श्री रविशंकर के महोत्सव के जरिए जो संदेश दिया है, उसके भी कई अर्थ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जितना विमर्श हुआ, बहस हुई, उसका कार्यक्रम के बाद उसके किस तरह के राजनीतिक या बाकी जो भी कोई भी मतलब किस तरह आप निकले हुए मानते हैं? जो कुछ भी हुआ उससे फायदा मोदी को हुआ और श्री श्री रविशंकर जी को हुआ। हाँ। जितनी कंट्रोवर्सी हुई, अखबारों में फ्रंट पेज में खबरें छपी, टीवी चैनल बहुत चलाई, तो जिनको पता नहीं था कि ये कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, उनको भी पता लग गया। तो मेरे को लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये दोनों को फायदे के अंदर की गई। इसके अंदर किसी का नुकसान नहीं हुआ। बड़े जो लोग रुकवाना चाहते थे वो उसमें विफल हो गए, ये दोनों लोग सफल हो गए। नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी से पहले जो आयोजन का भी जो सोचा गया, तो आयोजन के पीछे मकसद दोनों का, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जितने समय रुके वो रुके, तो आखिर इसका मकसद क्या था? इसका मकसद क्लियर है, एक दूसरे के लिए। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट है, मेड फॉर ईच अदर। मेरे को लगता है ये सारा का सारा इवेंट जो था वो इसलिए कोरियोग्राफ किया गया था जिसमें फायदा दोनों को। एक तो रवि शिवशंकर जी ग्लोबल पर्सनैलिटी बने हुए हैं, उनको दिखाना था कि सरकार का प्रधानमंत्री, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री जो है वो मेरे साथ है, मेरी विचारधारा के साथ है। तो मेरे उनकी भी पॉपुलैरिटी सारे विश्व के अंदर बढ़ती है कि प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के बातचीत करता है, उनके फंक्शन में आता है। तो इसलिए उन्होंने आयोजन इसलिए किया था, एक तो प्रधानमंत्री उनके साथ दिखाई दे, उनके फंक्शन में दिखाई दे, दूसरा
उनके जो बाकी लोग आते हैं हर कंट्री से, जितने लोगों से आए थे 20-25 कंट्री से लोग उनके आए थे, तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, उनके डिसाइपल बढ़ते चले जाएं और उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए प्रमोशन करने का अपना, जो उनके फ्यूचर इरादे हैं। अगर वो कमर्शियल वेंचर शुरू करना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर अपना मिनरल वाटर बेच रहे थे या टूथपेस्ट बेच रहे थे, तो आगे आने वाले समय के अंदर उनके जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनके अंदर उनको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। नहीं, लेकिन प्रभु जी इससे ये नहीं लगता है कि साधु संतों का, बाबाओं का की जो ब्रांडिंग है वो सरकार के जरिए या सरकार या प्रधानमंत्री उनको प्रेशर देकर रहे हैं, ये कुछ अनहोनी अजीब बात नहीं है? भाई मौर्य वंश के बाद चाणक्य होता था, पर हर राजा के पास कोई ना कोई साधु संत होते रहते हैं। मिसेस गांधी के साथ चंद्र स्वामी था, राजीव गांधी के साथ कोई और छुपे हुए लोग थे जो काम करते थे, अटल जी भी किसी के ऊपर विश्वास करते थे, अर्जुन सिंह सबके। तो मेरे को लगता है हर राजा महाराजा किसी ना किसी साधु को। नहीं, लेकिन भाजपा के साथ तो साधु संत की बहुत लंबी चौड़ी वो है, वो तो हजारों में है, पर उनकी कोई नेशनल राष्ट्रीय पहचान तो नहीं है ना। नहीं, बाबा रामदेव ले लीजिए, उमा भारती ले लीजिए, मयंक आदित्यनाथ, हर अपने क्षेत्र में है, तो उनको इतना महत्व क्यों नहीं मिल सकता? उमा भारती जो है मध्य प्रदेश से निकल करके यूपी में गई, कहां सफल हुई वहां पर। बाबा रामदेव सारे देश के अंदर घूमते हैं, उनकी एक पिछड़ी जातियों के अंदर और पिछड़े वर्ग के अंदर और निम्न आय के लोगों के अंदर काफी पहचान है कि हर आदमी स्वास्थ्य के बारे में योगा में रखता है, तो उनकी एक जात प्रथा, उनकी फॉलोइंग है। और रविशंकर की सेकुलर मॉडर्न बड़े बड़े लोग, मतलब वो जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कंसेप्ट है वो आधुनिकता के साथ जरा ज्यादा मेल खाता है, इसलिए वो ज्यादा ग्राह्य है, ज्यादा उपयोगिता। मोदी के लिए बड़ा क्लियर है, एक तो इंटरनेशनल ऑडियंस मिलता है उनको, क्योंकि जहां विदेशों में जाते हैं उनको शौक है लोगों को इकट्ठा करने का, भाषण देने का, और हर किस्म के लोग होते हैं। रविशंकर के पास वो फॉलोइंग है, उसकी कनेक्टिविटी है। बाबा रामदेव के बाद छोटे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर उनका जो अपना आंदोलन चलता है, स्वाभिमान आंदोलन, 2 करोड़ लोग उसके मेंबर हैं, तो कभी भी 10-15 लोग इकट्ठे करते थे, लाख इकट्ठे कर सकते हैं। बीजेपी के लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। तो जब उनको नॉन पॉलिटिकल कोई संगठन में भाषण देना है, तो मोदी से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा? उस नाते मोदी सरकार और भाजपा, इनके लिए बाकायदा साधु संतों की एक उपयोगिता भी है, और एक उससे एक आधार जो बेस नेटवर्किंग या बेस जो आधार बनता है वो भी बनता है, वो भी बना हुआ है। साधु संत जो लोग हैं, जो वो एक पूंजी है, एक एसेट माना जाएगा, वो है, ये अलग से हैं। मतलब बाबा रामदेव की फॉलोइंग साधु संत समाज से अलग है, ऐसे श्री रविशंकर की भी अलग है। तो संघ परिवार से अलग अगर लोग चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल, मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय के जितने मठ है या पंथ है उन सबको भी एक करने का ये भी एक बड़ा तरीका है। विचारधारा से भी फिट बैठता है मोदी की। हिंदुत्व जो विचारधारा है, वहां पर दाढ़ी वाले अपने जो जिन्होंने अच्छा काम किया है, सफेद कपड़े पहने चाहे वो भगवे पहने, जिनकी एक प्रथा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग है, तो उससे मोदी को उससे अच्छा फॉलोइंग क्या चाहिए? और इस बात को जो सेकुलर, और इस बात को दूसरे उनके विरोधी या सेकुलर जो जमात है वो नहीं समझ पाते। रविशंकर को क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या कहा कि एनवायरमेंट के ऊपर खराब हो रहा है। रविशंकर अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी या विरोधियों ने उनका जो कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बाबा रामदेव जब अपना योग लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है लोग। अब बाबा रामदेव और श्री रविशंकर रोज मोदी का गुणगान करते रहे हर जगह जाकर के, मोदी को इससे अच्छा क्या चाहिए? और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो मेरे को लगता है ये दोनों एक पूरक, मतलब एक दूसरे के पूरक है। मतलब इसके साथ भी एक सुविचारित रणनीति, सोच है, रोड मैप है, ये जाहिर होता है। बिल्कुल है। मोदी दूर की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पॉलिटिकल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कि भाजपा अगर 2 साल में कमजोर पड़ती है, इनकी संगठन तो कमजोर होगा नहीं, इनको प्रमोट करिए, ये अपना बिजनेस भी चलाएंगे, संगठन भी खड़ा करेंगे, तो मेरे लिए एक पैरेलल संगठन खड़ा हो जाएगा, दो रामदेव का और श्री रविशंकर का, जो मेरे को बाद में लोगों से मिलाने में समक्ष रहेंगे। नहीं तो इस बात को विरोधियों ने जिस तरह तुल दिया, जैसी बहस हुई, वो इसके प्रतिकूल, मतलब उनमें असेसमेंट नहीं बन रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो रणनीति है वो उसकी दूरगामी अर्थ क्या विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा? वो समझ नहीं आता पार्लियामेंट के अटैक क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एनवायरमेंट जमुना खराब हो गई। सवाल, और उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। इसके साथ में जो बड़ा पंथियों ने भी कोई अटैक नहीं किया, इतना होना चाहिए था मेरे। पर मीडिया के अंदर पूरा कंट्रोवर्सी, मीडिया के अंदर तो इसलिए था कि मीडिया को तो कई मीडिया के अंदर एजेंडा ये है कि मोदी जो भी काम करे, अगर वो सफेद दिखाई देता तो कहेंगे नहीं काला है वो तो मीडिया का अपना बायस्ड है, एजेंडा है, दिखाई देता है। मेरे को लगता है इस सारे के अंदर मीडिया ने अगर मोदी के खिलाफ कोई चुना
उससे मोदी को और श्री रविशंकर को भी फायदा हुआ। इवन जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकी उसके अंदर, उनको भी लगा इस इवेंट को रोकना एक अच्छी बात नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय हमारी इमेज खराब होगी, उन्हें जुर्माना लगा के छोड़ दिया। जी जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।